नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल HSSC नॉलेज विद टीना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को और अच्छे से ढंग से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ। तो गाइज आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, जो मैंने आपकी एक क्लास पहले ही अटेंड कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख लेना। अगर किसी ने नहीं देखी, अगर वो नहीं देखोगे तो आपको ये क्लास भी समझ नहीं आएगी। पहले आप लोगों को वो क्लास देखनी ज़रूरी है, फिर आप लोगों को ये वाली क्लास समझ में आ जाएगी। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? ईसी के नाम से बोलते हैं जिसको, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और हम जितने 1 to 20 1 से 20 तक हम क्या याद करेंगे? जितने भी हमारे एटम्स एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास, ये सारा आज मैं आपको बिल्कुल याद करवाऊंगी, और आपको बहुत ही ईजी वे में क्या है याद हो जाएगा। तो 1 से 20 तक हम क्या याद करेंगे? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। किसी भी, अब हम एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर तो मैंने बता दिया था कि भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि भाई जो हमारा हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, ऐसे ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। पर उसका एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये सारा का सारा आज मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी, और बहुत ही इजी वे में आप लोगों को करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जैसे कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, मतलब सम संख्या, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। हाँ, एक बात याद रखना, जो भी ये फॉर्मूले हैं हमारे, जो ये फॉर्मूला है सिर्फ 1 से 20 एलिमेंट तक ही अप्लाई होगा। इससे आगे अलग अलग केसेस बनते हैं, तो क्योंकि हर बच्चे को 1 से 20 तक तो याद होने ज़रूरी है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, मतलब सम संख्या, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा? तो उसका एटॉमिक मास देखो क्या होगा, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2, मतलब उसका दुगुना हो जाएगा। मान लो किसी का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 2, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। अगर किसी का है 4, 4 गुना कितना 4 का दुगुना कितना हो जाएगा? 8। अगर किसी का है 6, 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 12। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो इवन जो सम संख्या है उसका एटॉमिक मास क्या है, हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम बात करें कि हमारे पास एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ओड है, मतलब विषम संख्या, मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा? तो उसका एटॉमिक मास होगा एटॉमिक मास इंटू 2 + 1। कैसे? मान लो किसी का 1 है तो उसका दुगुना, 1 का दुगुना, और उसमें क्या करना है? हमें 1 जोड़ना है। तो 2 एकम 2 और 1 3, तो उसका क्या हो जाएगा? 3। तो उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार से आप सबके आप जो एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैं आगे आपको करवाऊंगी। ये फॉर्मूले हैं 2, जिसको आप देख के और बता सकते हैं कि भी ये सम संख्या है तो इसका दुगुना कर दो, विषम संख्या है तो उसमें दुगुना करके 1 ऐड कर दो। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे मैंने एक फॉर्मूला भी दी, एक एग्जाम्पल लिया है लिथियम का। लिथियम का जैसे हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। अगर हम 3 का 2 गुना करके उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 7। तो उसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7। ये सिर्फ 1 से 20 तक अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला सिर्फ 1 से कहाँ तक? 20 तक अप्लाई होता है। अपवाद क्या होगा? इसमें 4 केस एक्सेप्शन बनेंगे, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन। इन चारों पे ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई नहीं होगा, चाहे ये सम संख्या में है या विषम संख्या में है। इन चार को छोड़ के 1 से 20 तक ये फॉर्मूला क्या है? सब पे अप्लाई होगा। याद कर लेना कौन कौन है? हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन को छोड़कर यह फार्मूला सब पर अप्लाई होता है, इन पे अप्लाई नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे भाई, हम 1 से 10 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन को छोड़ दो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हाइड्रोजन पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक मास भी 1 है, जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। हीलियम का देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है।
तो अगर हम इसका एटॉमिक मास करेंगे तो इसका दुगुना मतलब 2 गुना कितना हो जाएगा 4, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 4। ये लिथियम का 3 है, 3 का 2 गुना प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 7। बेरिलियम का 4 है, 4 का बेरिलियम भी क्या है हमारा एक एक्सेप्शन केस है। क्या है एक्सेप्शन, जो मैंने रेड पेन से लिख रखे हैं ये तीनों क्या है एक्सेप्शन केस है। बोरोन की बात करें तो बोरोन 5वें नंबर पे आता है हमारा, बोरोन का दुगुना प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर हो कितना होता है 6, 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा 12। नाइट्रोजन हमारा एक्सेप्शन केस है तो 7 इसका कितना होना था 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मीन्स 15 होना था, और है कितना 15 होना था, है कितना 14। तो ये हमारा क्या है एक एक्सेप्शन केस है, और केमिस्ट्री में ज़्यादातर एक्सेप्शन केस से ही क्वेश्चन आते हैं ना। ऑक्सीजन की बात करें तो 16 हो जाएगा, 9 की बात करें तो 19 हो जाएगा, और 10 की बात करें तो 20 हो जाएगा। इस तरह से आप सभी के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बहुत ही इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ 4 एक्सेप्शन केस को छोड़ के आप सभी को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, कोई एक्स नाम का तत्व है, उसका एटॉमिक मास 16 है और उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। देखो ये एक्स है, ये क्या है कोई एलिमेंट है, और ये जेड क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और ए क्या है उसका एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास दे रखा है मतलब ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है 16। तो मैंने बताया था अगर एटॉमिक मास ए है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये सम संख्या है 16 सम संख्या है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 है। तो ये इसकी इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 8। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 8। एन के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था जेड माइनस ए, क्या बताया था ए माइनस जेड, क्या बताया था ए माइनस एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो ए कितना है हमारा 16, और इसमें से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सीईटी एनटीपीसी में आते हैं और बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल है, पर ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों को थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। हाइड्रोजन केवल एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है, क्योंकि H11 तो इसका जो हाइड्रोजन जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हाइड्रोजन का वो क्या होता है दोनों केसेज में क्या होता है सेम होता है। अब देखो 10 तक आप लोगों ने याद कर लिए हैं, देखो पूरी सीरीज याद कर ली है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। ये इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब हम आगे की बात करेंगे 11 से 20 तक। अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 11। 11 का दुगुना ये भी सम संख्या है तो इसका दुगुना और उसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23। 12 मैग्नीशियम का क्या है मैग्नीशियम का कितना है 12। 12 का दुगुना 24। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे क्या है हमारा एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो 13 का दुगुना प्लस 1 27। और सिलिकॉन है 14। 14 का दुगुना 28, क्या हो जाएगा 28। फास्फोरस का है 15। 15 का दुगुना प्लस 1 31। सल्फर का है 16। 16 का दुगुना क्या हो जाएगा 32। हाँ अब देखो क्लोरीन, ये एक्सेप्शन केस है जो मैंने रेड पेन से कर रखा है, ये है एक्सेप्शन। 17। 17 का दुगुना क्या होता है 34, और उसमें हमने एक ऐड करना था तो 35। 35 का है कितना 35.5, ये हमारे एक्सेप्शन केस हैं। आर्गन का 18। 18 का दुगुना 36। पोटासियम का 19। 19 का दुगुना प्लस 1 39। और कैल्शियम का 20। 20 का दुगुना कितना हो जाएगा 40। इस तरह से आप 20 तक आप क्या कर सकते हो याद कर सकते हो। आप इसको अपना कॉपी में नोट कर लेना कैसे हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अगर कोई भी सम संख्या है उसका हाफ कर दो तो वही उसका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर। अब आपको पता है कि 12 नंबर पे क्या है मैग्नीशियम। अब 28 है, 28 का हाफ पता है आपको 14। 14 का जो एटॉमिक किसका एटॉमिक नंबर है तो ये है सिलिकॉन का। तो इस प्रकार से आप सभी की क्या है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इजीली बता सकते हो। हाँ अब देखो
जो Na+ और Cl- ये लगा हुआ होता है कि भी किसी के ऊपर प्लस और किसी के ऊपर माइनस, तो ये चार्ज लगे होते हैं। जो प्लस होता है ये होता है डोनर, मतलब डोनेट करता है, और माइनस होता है एक्सेप्टर, जो भी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कोई भी मान लो इलेक्ट्रॉन लेने और देने वाले होते हैं, तो पॉजिटिव वाला तो देता है और नेगेटिव वाला क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कोई एक तत्व है, मान लो कोई एक तत्व है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि कोई एक तत्व है, उसका परमाणु द्रव्यमान ए है, मतलब उसका एटॉमिक मास क्या है, ए है। ए की वैल्यू क्या है, एटॉमिक मास की वैल्यू है 36। अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव संख्या है, मीन्स ये 2 से डिवाइड हो सकती है, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18। कितना आ जाएगा, 18। 18 अब हमें पता होना चाहिए, ऊपर देखो, ऊपर दिखाया था मैंने कि 18 किसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर किसका है, ये है 18, किसका, आर्गन का। किसका है ये, आर्गन का। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18, और एटॉमिक मास कितना है इसका, 36। इस प्रकार से आप बता सकते हो कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है हमारा, आर्गन। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 18। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या होगी, जैसे एटॉमिक नंबर भी हमारा 18 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 18 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, बिकॉज नो चार्ज ऑन एलिमेंट, सो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। और जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, हमारा प्रोटॉन के। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के लिए मैंने पहले ही फॉर्मूला बता रखा है, A-Z। मान लो कोई ये एलिमेंट है X, ये Z जो इसके पैरों में होता है, और ये होता है ए हमेशा जेड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ए में से जेड माइनस करेंगे, मीन्स 36 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। जो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे इसके, 18। इस प्रकार से आप सबको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आप इसकी संख्या ज्ञात कर सकते हो। आपके पास जो ये एटॉमिक मास दे दिया 23, और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये आप अपना करके देख लेना, क्योंकि इसका हाफ करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 11। 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 का दुगुना 22, 22 प्लस 1 23। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब आता है आपका मेन कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, क्योंकि वो मैंने ऊपर जो करवाया है वो भी इम्पोर्टेंट था, और ये करवा रही हूँ ये भी। देखो, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स बांटना। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे बांटेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे शेल, सब सेल में फिल कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन को कैसे अलग अलग ऑर्बिट और शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मीन्स बांटते हैं, ये आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पढ़ेंगे। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है हमारे पास 2D कॉन्सेप्ट, और एक होता है हमारे पास 3D कॉन्सेप्ट। कौन कौन सा, एक तो हमारे पास 2D कॉन्सेप्ट मीन 2 डायमेंशनल, और एक होता है हमारा 3 डायमेंशनल। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। 2D डायमेंशनल मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, KLMN वाला फर्स्ट जो आपकी क्लास थी उसमें, क्योंकि मैंने बताया था 0 लेवल है, बेसिक है। अगर वो नहीं आएगा तो आपको पूरी केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। उसको समझने के लिए आपको फर्स्ट क्लास देखनी बहुत ज़रूरी है। तो वो था हमारा 2D डायमेंशनल। उसमें देखो हमने जैसे KLMN लिखे थे, OP भी होता है, आगे भी होता है। तो देखो, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे थे, इसमें 8, इसमें 18, और इसमें कितने, 32। क्या किए थे, 32। ये थे हमारे क्या, ऑर्बिट। क्या थे ये, ऑर्बिट। और ये कौन से के की जो के कौन से नंबर पे था, 1 पे। L कौन से उसमें था, 2 पे। M कौन से में था, 3 पे। N कौन से में था, 4 पे। जैसे हमने इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया 2n² का, तो हमारे पास ये क्या आ गए थे, ऑर्बिट। जैसे हमने इस पे अप्लाई किया, n की वैल्यू पुट करी 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 आ गया। तो ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, 2, 8, 18, 32। आगे भी बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम कैल्शियम का। कैल्शियम का एग्जाम्पल ले लिया हमने। मान लो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 20। व्हेन नो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, हमारा सेम हो जाता है। ये किस में बात कर रहे हैं हम, 2D डायमेंशनल कॉन्सेप्ट में। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लगेगा हमारा 3D डायमेंशनल कन्फिग्रेशन पे। तो वो देखो, अब
अब थ्री डी डायमेंशनल की बात करेंगे हम, थ्री डी डायमेंशनल की बात करें तो KLMN ये क्या थी हमारी ऑर्बिट और शेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कक्ष। क्या बोलते हैं? कक्ष। ये टू डायमेंशनल थी। क्या थी ये? टू डायमेंशनल। इसको बोलते हैं ऑर्बिट, शेल या कक्ष। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, शेल या कक्ष। बट थ्री डायमेंशनल में इससे भी छोटे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं सब ऑर्बिटल, सब शेल और कक्षक। देखो हिंदी में कक्ष है और इसको बोलते हैं कक्षक। ये ऑर्बिट है, ये सब ऑर्बिटल है, ये शेल है, ये सब शेल है। तो ये उससे भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं थ्री डी डायमेंशनल में। वो मैं आपको अभी पूरा डिटेल में करवाऊंगी। अब देखो हमारे पास एक टू डी डायमेंशनल फॉर्मूला था के एल एम वाला। तो इसमें जो हमारा ये नंबर लाई करता था, ये करता था 1 पे, एल करता था 2 पे, एम करता था 3 पे, एन करता था 4 पे। तो ये हमारे क्या थे? ये सारे के सारे इन नंबर पे लाई करते थे। अब देखो कक्ष कक्ष और ये है हमारी शब सेल। अब देखो हमारे पास अगर के में एक लाई करता था तो कक्ष में कितने होंगे? एस। फर्स्ट में कितने होंगे? एस। तो एक ही होगा, वो क्या होगा? एस। हमने पढ़ा ना SP D F, SP D F ऐसे ही सीरीज में आएंगे। अब फर्स्ट में एक है तो एक ही हमारे पास सब सेल होगी। अब हमारे पास दो हैं, एल में दो हैं तो यहाँ पे भी हमारे दो बॉक्स हो जाएंगे, एस और पी का, एक एस का और एक पी का। अब हमारे पास एम में कितने बॉक्स हैं? 3। कितने बॉक्स हैं? 3। तो यहाँ भी हमारे पास कितने बॉक्स हो जाएंगे? 3। SPD सीरीज में चलेगा। देखो एस आया, SP आया, फिर SPD। अब एन में 4 बॉक्स हैं, 4 बॉक्स है तो यहाँ भी हम 4 बॉक्स बना लेंगे, SPD F। क्या आ जाएगा? SPD F। अब देखो ये क्या होगी? SPD F हमारी क्या होगी? सब सेल मीन्स आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? तो SPD F। इसको ही हम क्या बोलते हैं? कक्षक। क्या बोलते हैं इसको? हम कक्षक, कक्षक बोलते हैं। और उसको क्या बोलते थे हम? कक्ष। क्या बोलते थे? कक्ष। इलेक्ट्रॉन को भरने का 2D कॉन्सेप्ट था और वो ऑर्बिट के अंदर था। देखो जो इलेक्ट्रॉन को भरने का जो 2D कॉन्सेप्ट था वो किसके अंदर था? हमारा ऑर्बिट के अंदर था। पर इलेक्ट्रॉन को भरने का 3D जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अंदर है? सब ऑर्बिटल या सब सेल, जो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। 2D और 3D डायमेंशनल का संबंध क्या है? मतलब 2D डायमेंशनल और 3D डायमेंशनल का आपस में क्या रिलेशन है? किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्यों ज़रूरत पड़ी कि भी 2D डायमेंशनल के बाद हमें 3D डायमेंशनल लाने की? क्या उसमें काम नहीं चल सकता था? तो इसको समझने के लिए अब देखो, एक मान लो जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास एक ऑर्बिट है हमारा KLMN। तो इसमें मैंने बता दिया कि भी फर्स्ट में हमारे के नंबर में एक एक ही हमारा क्या होता है? एक एक ही एक नंबर पे लाइक करता है तो उसमें हमारे पास क्या होगा? एक ही हमारा क्या होगा? देखो ये के नंबर का है तो इसमें इसकी इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 1s। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1s। जो कि यहाँ देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1s। अब एल की वैल्यू 2 पे थी और दो हमारे पास बॉक्स थे, एक एस और एक पी। तो हमारी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2s हो जाएगा, एक 2p हो जाएगा। एम में एम कौन से नंबर पे था हमारा? एम कौन से नंबर पे था हमारा? 3 पे। तो 3 में हमारे तीन सब सेल थी, SPD। तो 3s ये क्या हो जाएगा? 3s 3p, जैसे ये है 3d। ऐसे ही हमारा जो n था, n हमारा कौन से नंबर पे था? n हमारा था 4 नंबर पे। 4 नंबर पे था तो हमारे पास बॉक्स भी 4 होंगे, SPD F। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 4s 4p 4d और 4f। ये इस तरह से आपकी क्या हो जाएंगी? 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा कि भाई जैसे ये वाला है हमारा, ये है के वाला। के साथ हम क्या करेंगे? के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1s 2s और इसके साथ हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इनमें रिलेशन बता सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा भाई जैसे हमें 1s 2s कहीं 3s कहीं 4s ये कैसे लिख देते थे। अब आपको समझ आ गया होगा। SPD F के लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था?
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया कि भाई एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो आपको अभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, वो आपको पूरा डिटेल में अच्छे से करवाऊंगी। पर अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, एसपीडीएफ के लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे ये आप देखो, जैसे ये कोई एक बॉक्स है, इसके अंदर एक इस डायरेक्शन में होगा तो ये एक इस डायरेक्शन में, मतलब एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही दोनों जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेट करते हैं। जैसे एक इस जैसे क्या ये मान ले एक हमारा क्या है, एक नाभिक है, इसके इस तरफ घूमेगा ऐसे, एक इस तरफ, तो ये एक दोनों ये क्या करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो देखो अब एक में मान लो 2 हैं, एक बॉक्स में हमारे पास क्या है, 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है, तो उसको मैं क्या कैसे लिख सकती हूँ, मान लो एक बॉक्स है, इसके अंदर हमारे 2 एलिमेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्या हो जाएगी, 2। पी में हमारे पास कितने हैं, तो पी में हमारे पास है 6, तो इसके लिए बॉक्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 3 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो 3 बॉक्स को अगर हम 6 को एक 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 बॉक्स में हमारे पास 2 आते हैं, एक बॉक्स में कितने आते हैं हमारे पास, 2, तो 6 में कितने, 6 के लिए कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 3, तो हम कितने बॉक्स बना देते हैं, 3, तो 1 2 3, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। अब बात करें 10 की, डी की, डी में हमारे पास कितने होते हैं, 10, कितने, 10, और एफ में हमारे पास होते हैं 14। अगर 10 को फिल करना है, 2 से डिवाइड करो तो 5, हमारे पास कितने बॉक्स होने चाहिए, 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 बॉक्स। एक बॉक्स में कितने हो सकते हैं, 2, तो इस प्रकार से हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पे, 10। अब हम बात कर रहे हैं एफ की, एफ में 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बॉक्स कितने होने चाहिए, 7, तो ये हम 2 2 करके हम 7 क्या बना देंगे, बॉक्स, और एक बॉक्स में कितने हो सकते हैं, 2, तो इस प्रकार से हम वैल्यू क्या है इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ पे भी एस होगा वहाँ पे 2 फिल करेंगे, वहाँ जहाँ पे पी होगा वहाँ पे 6, जहाँ पे डी होगा वहाँ पे 10, और जहाँ पे एफ होगा वहाँ पे 14। अब देखो मैं इसके लिए आपको एग्जांपल समझाती हूँ अगर नहीं समझ आया है। जिस शेल के पास, देखो जिस शेल के पास जितनी कम एनर्जी होगी उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये बाउ ने कहा कि भाई जिस भी शेल के पास सबसे कम एनर्जी होगी उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एस में सबसे कम एनर्जी होती है, पी में उससे ज़्यादा होती है, डी में उससे ज़्यादा, एफ में सबसे ज़्यादा। क्योंकि देखो एस की वैल्यू मैंने अभी बताई कितनी होती है, 2, पी की वैल्यू मैंने अभी अभी बताई 6, डी की वैल्यू मैंने कितनी बताई 10, एफ की वैल्यू मैंने कितनी बताई 14। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि भी एस की एनर्जी है वो सबसे कम है, पी की उससे ज़्यादा है, डी की उससे ज़्यादा है, एफ की सबसे ज़्यादा है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैंने जो ये सीरीज लिखी है, अब मैंने ये सीरीज कैसे लिखी है, इसको लिखने का एक फॉर्मूला, इसको देखो बताती हूँ तरीका। अब मान लो देखो ये है हमारी ये वाली लाइन, देखो ये वाली। अब यहाँ मेन फंडा है, आपको ये समझ आ गया तो पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी। अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 1s, क्या लिखेंगे 1s, उसके बाद लिखेंगे 2s, फिर हम लिखेंगे 2p, हम लिखेंगे 3s और 3p, इतना तो आप लिख लेना। फिर अब बात करते हैं हम 3d, यहाँ पे 3p के बाद हमारा क्या आना चाहिए था, 3d, बट ये नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा 4s। क्या आएगा 4s, क्योंकि s की एनर्जी d की कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। जो s की एनर्जी है वो d के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए पहले 1s आएगा, पहले क्या आएगा 1s आएगा, 1s फिर 2s, 3p, 3s, 3p, 3d नहीं आएगा, पहले आएगा 4s, फिर आएगा 3d, फिर 3p, 4d और फिर 4f। ये इस तरह से आपकी क्या बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखो 1s है तो s के ऊपर x में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 2,
2s, s में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 2। 2p 6, 6 में कितने एलिमेंट p में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, d में 10, f में 14। ये मैंने आपको करवा दिया कि भाई हम s में 2 फिल करेंगे, p में हम 6 फिल करेंगे, d में हम 10 फिल करेंगे, f में हम कितने 14 फिल करेंगे। जहाँ पे भी आपको s दिखाई दे वहाँ पे 2 लगा देना, p लिखे दिखे तो 6, d लिखे तो 10, f लिखे तो 14। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए हो सकता है भी थोड़ा मुश्किल हो, पर वीडियो को 1-2 बार आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। और ज़िंदगी में कभी भी केमिस्ट्री में आप कभी मार नहीं खाओगे। इस तरह से आपको केमिस्ट्री का पार्ट करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम आपको फर्स्ट मैंने कैल्शियम का ही एग्जांपल लिया था। अब कैल्शियम के एग्जांपल को ही मैं 3D कॉन्सेप्ट में फिल करके दिखाऊंगी। देखो, अब कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 20। और उसका इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितनी होगी? 20, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। 2D कॉन्सेप्ट में हम फिल करने के लिए क्या रखते थे? 2882। 2882 मतलब ये क्या क्यों लिखते थे? अब मान लो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 20। फर्स्ट में कितने आ सकते हैं? 8। 2 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 2। दूसरे में 8, कितने बच गए? 10। 20। अब 10 तो इसमें फिल हो गए, 8 और 2 10। और एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो इसमें कितने आएंगे? 8। और नेक्स्ट में कितने आएंगे? 2। तो ये क्या है हमारा एक जो 2D कॉन्सेप्ट है। अब इस 2D कॉन्सेप्ट को हम 3D कॉन्सेप्ट में चेंज करें तो वो कैसे होगा? अब देखो, 2 है, 2 के लिए हमारे पास क्या था? 1s2। मतलब हमने यहाँ पे कितने फिल कर दिए? 2। कितने फिल कर दिए? जैसे ये है हमारे पास, हमने इसमें कितने फिल कर दिए? 2। कितने फिल हो गए? 2। अब 8 है, यहाँ पे 8 है तो हमारे पास s के ऊपर 2 हो सकता है, p के ऊपर 6 हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? 8। तो 2s2, क्योंकि एल कौन से नंबर पे था? 2 नंबर पे। तो जैसे हमने एल का 2 नंबर था तो उसमें क्या किया था? 2s2p ये लिखा था, 2s2p। तो 2s जहाँ दिखेगा वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2। और p दिखेगा वहाँ पे क्या लगा देंगे हम? 6। m के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 3। 3 बॉक्स थे हमारे, s p और d 3 बॉक्स थे। तो ये क्या था हमारा? 3 के लिए इसे मल्टीप्लाई 3s 3p और 3d। s है तो वैल्यू कितनी? 2। p है तो वैल्यू कितनी? 6। और तो हाँ, इसमें हम d नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे? s। n के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 4s। क्या हो जाएगी? 4s स्क्वेयर। क्या हो जाएगी? 4s स्क्वेयर। क्योंकि मैंने बताया था जो d की वैल्यू है, जैसे हमारा ये था 3s 3p 3d, तो d की वैल्यू 4s से क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए जो हमारा ये क्या आ जाएगा? 3s 3p और 4s, और जहाँ जहाँ ऐसा आएगा वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देखो, इसमें कितने हो गए? 2। इसमें कितने हो गए? 8। इसमें भी कितने हो गए? 8। और इसमें भी कितने हो गए? 2। तो ये आपका क्या है? 2D कॉन्सेप्ट। ये आपका क्या है? 3D कॉन्सेप्ट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम हमें 2D और 3D कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि मैम हाँ, हमें इसमें ये डाउट है, हमें ये समझ नहीं आया है। मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं अगर आपके किसी का कोई डाउट है तो मैं वहाँ आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। मेरे पास मैसेज कर लेना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें या टेलीग्राम चैनल पे। तो आप के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।